कभी सोचा है कि बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत कितनी खामोशी से होती है। मतलब इतने छोटे कदमों से कि पहली नज़र में तो वो शायद दिखते भी नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे काम जब लगातार किए जाते हैं तो कुछ ऐसा रच देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतर रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब का सार जानना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को गहराई से समझना है जिनसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों की पकड़ से कैसे छूटा जा सकता है। बिल्कुल, हम उन रणनीतियों पर बात करेंगे जो वाकई काम करती हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। हाँ, वो तो कमाल की है। एक ऐसी टीम जो सालों तक मतलब औसत से भी नीचे मानी जाती थी, वो अचानक दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम कैसे बन गई? और इसका राज किसी एक करिश्मे में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छिपा था छोटी छोटी जीतों को जोड़ने की कला में। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। साल 2003 की बात है। ब्रिटिश साइकिलिंग ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। और उस वक्त टीम का हाल बहुत बुरा था। बहुत बुरा। पिछले 100 सालों में उन्होंने कोई बड़ा खिताब नहीं जीता था। हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की एक बड़ी बाइक कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से ही मना कर दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि अगर प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ने ब्रिटिश टीम को उनकी बाइक चलाते देख लिया तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। और यहीं पर ब्रेल्सफोर्ड की सोच ने, आप कह सकते हैं, जादू किया। वो एक सिद्धांत लेकर आए जिसे वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। छोटे छोटे लाभों को जोड़ना। बिल्कुल, मतलब बहुत सीधा था। साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ो और उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो, सिर्फ 1%। उनका मानना था कि ये 1% वाले सुधार जब एक साथ मिलेंगे तो नतीजा असाधारण होगा। और जब हम कहते हैं हर छोटी चीज, तो इसका मतलब सचमुच हर छोटी चीज से है। हाँ। उन्होंने बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन करवाया ताकि वो ज्यादा आरामदायक हों। टायरों पर अल्कोहल मला ताकि पकड़ बेहतर हो सके। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉट्स दिए गए ताकि उनकी मांसपेशियों का तापमान एकदम सही बना रहे। यहाँ तक कि उन्होंने उस ट्रक तो भी नहीं बख्शा जिसमें बाइक्स रखी जाती थीं। सही। ट्रक के अंदरूनी हिस्से को सफेद रंग से पेंट करवा दिया ताकि धूल का छोटे से छोटा कण भी दिख जाए और उसे तुरंत साफ किया जा सके। सुनने में ये सब जुनून की हद लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन इन मामूली से दिखने वाले सुधारों का नतीजा वो हैरान करने वाला था। सिर्फ 5 साल बाद? हाँ, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? और ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो अगले 10 सालों में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती, 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। मतलब इसे साइकिलिंग के इतिहास का सबसे कामयाब दौर माना जाता है। और यही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत है। हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना शायद बहुत ज्यादा न लगे। नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसे 1 साल तक करते हैं तो आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। छोटी छोटी आदतें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे किताब में अप्रकट क्षमता का पठार कहा गया है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से समझिए। अच्छा? मान लीजिए आपके सामने टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा है और कमरे का तापमान है 25 डिग्री। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, 26, 27, 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी की वैसी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, 1 डिग्री का वही बदलाव बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है। हमारी मेहनत भी अक्सर ऐसे ही जमा होती रहती है। हम काम करते रहते हैं पर नतीजे नहीं दिखते और हम निराशा की घाटी में फंस जाते हैं। ये बहुत सच्ची बात है। हम 1 महीना जिम जाते हैं, वजन चेक करते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता और हम छोड़ देते हैं। हाँ, हम सोचते हैं हमारी मेहनत बेकार जा रही है, जबकि असल में हम उस 32 डिग्री वाले पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम 2 वजहों से नाकाम होते हैं। पहली, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी, हम गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। यहीं पर व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों को समझना जरूरी है: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। आउटकम्स, प्रोसेस एंड आइडेंटिटी। हाँ, परिणाम है आप क्या पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। प्रक्रिया है आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना। और पहचान है आप क्या मानते हैं, जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं एक पाठक बनना चाहता हूं। एकदम सही।
जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, आप बस वो काम करते हैं जो उस पहचान वाला इंसान करता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक जबरदस्त उदाहरण है ब्रायन क्लार्क की कहानी, जिन्हें नाखून चबाने की बुरी आदत थी। हाँ, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने सालों तक कोशिश की लेकिन आदत नहीं छूटी। सही। फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय कुछ अलग किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उनके लिए पहली बार मैनिक्योर का अपॉइंटमेंट बुक करे। अच्छा। जब वो वहां गए, मैनिक्योरिस्ट ने उनके नाखूनों को संवारा, उनकी तारीफ की। पहली बार क्लार्क को अपने नाखूनों पर गर्व महसूस हुआ। तो उनकी पहचान बदल गई? बिल्कुल। वो अब नाखून चबाने वाले नहीं रहे, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन गए जो अपने नाखूनों की देखभाल करता है। और इस पहचान के बदलते ही नाखून चबाने की इच्छा भी खत्म हो गई। उन्होंने फिर कभी नाखून नहीं चबाए। वाह! तो ये सिर्फ आदत बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को एक नए नजरिए से देखने के बारे में है। तो ठीक है, अगर पहचान इतनी जरूरी है तो मस्तिष्क के स्तर पर आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके लिए एक 4 चरणीय मॉडल है जिसे आदत चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। 4 चरण हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। हाँ, संकेत वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को व्यवहार शुरू करने के लिए कहता है, जैसे फोन का बजना। लालसा, उस व्यवहार के पीछे की इच्छा है, किसका मैसेज आया होगा। सही। प्रतिक्रिया वो असली आदत है जो आप करते हैं, यानी फोन उठाना। और इनाम वो संतुष्टि है जो आपको मिलती है, यानी जानकारी। और ये चारों मिलकर एक ऑटोमेटिक लूप बना देते हैं। तो अपने माहौल को बदलकर सही संकेतों को सामने लाना पहला कदम हुआ। लेकिन सिर्फ संकेत काफी नहीं है ना। आदत का असली इंजन तो वो चाहत या लालसा होती है। आखिर जंक फूड या सोशल मीडिया जैसी आदतें हमें अपनी तरफ खींचती क्यों हैं, जबकि अच्छी आदतों के लिए इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे सुपर नॉर्मल स्टिम्युलाई यानी अति सामान्य उत्तेजना कहते हैं। अति सामान्य उत्तेजना। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी चीजें जो असलियत से भी ज्यादा आकर्षक होती हैं। जंक फूड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कैसे? प्रकृति में आपको नमक, चीनी और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलेगा जैसा एक पैकेट चिप्स में होता है। हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है और इसीलिए ये हमें अपनी तरफ खींचता है। और सोशल मीडिया भी तो यही करता है ना। बिल्कुल। असल जिंदगी की तारीफ से ज्यादा आकर्षक वो लाइक्स और हार्ट्स लगते हैं जो तुरंत मिलते हैं। वीडियो गेम्स, शॉपिंग ऐप्स के नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे दिमाग को हैक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। एकदम सही। तो सवाल ये है कि क्या हम इस सिस्टम को अपने भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग या प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति से। प्रलोभन बंडलिंग। इसका सिद्धांत है, एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसे काम से जोड़ें जो आपको करना चाहिए। इसका कोई उदाहरण? डबलिन का एक इंजीनियरिंग छात्र था। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता था। ये तो बहुत लोगों की कहानी है। तो उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को अपने लैपटॉप और नेटफ्लिक्स से इस तरह जोड़ा कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो एक तय गति से साइकिल चला रहा हो। अरे वाह! अगर वो धीमा हुआ तो शो रुक जाएगा। उसने अपनी पसंदीदा आदत को अपनी जरूरी आदत का इनाम बना दिया। ये तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। लेकिन कई अच्छी आदतें हैं, जैसे पैसे बचाना या रोज व्यायाम करना, जिनका इनाम तुरंत नहीं मिलता। सही। उनका फायदा तो भविष्य में होता है और हमारा दिमाग तो तत्काल संतुष्टि चाहता है। इस चुनौती से कैसे निपटें? ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारा दिमाग आज भी उस पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जब हमारे पूर्वजों के लिए कल की चिंता से ज्यादा जरूरी आज का भोजन था। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है उन आदतों में थोड़ा सा तत्काल आनंद जोड़ना जो लंबे समय में फायदा देती हैं। कराची, पाकिस्तान में एक प्रयोग किया गया। अच्छा? वहां लोगों को हाथ धोने की आदत डालने के लिए सेफगार्ड साबुन दिया गया। उस साबुन की खुशबू बहुत अच्छी थी और उससे झाग भी खूब बनता था। नतीजा, हाथ धोना एक बोझिल काम ना रहकर एक सुखद अनुभव बन गया और ये एक आदत में बदल गया। वाह, ये तरीका तो कमाल का है। अपनी प्रगति को आंखों के सामने देखना अपने आप में एक इनाम है। बिल्कुल। कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हाँ, उनकी वो डोंट ब्रेक द चेन वाली विधि। सही। वो हर दिन लिखने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा लाल एक्स बनाते हैं। कुछ दिनों बाद एक्स की एक चेन बन जाती है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि उस चेन को टूटने से बचाना होता है। हाँ,
ये छोटा सा विजुअल इनाम उन्हें प्रेरित करता रहता है। ठीक है, तो अब तक हमने बात की कि संकेत को स्पष्ट कैसे बनाएं, लालसा को आकर्षक और इनाम को संतोषजनक कैसे बनाएं। अब आदत चक्र के तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी प्रतिक्रिया। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये न्यूनतम प्रयास के नियम या लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर आधारित है। मतलब हम इंसान स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर चलते हैं जहां सबसे कम मेहनत लगे। किसी आदत में जितनी ज्यादा रुकावट या घर्षण होगा, हमारे उसे करने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। तो बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें डालनी हैं। बिल्कुल। जैसे मैं रात में बहुत ज्यादा स्नैक्स खाती थी, तो मैंने बस इतना किया कि बिस्किट और चिप्स को किचन की सबसे ऊंची अलमारी में पीछे रख दिया। अच्छा। अब भी वो घर में है, पर उन्हें निकालने के लिए मुझे एक स्टूल लाना पड़ता है, और यकीन मानिए अक्सर वो आलस जीत जाता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये हमें टालमटोल की ओर ले जाता है। हाँ। किताब में गति और क्रिया के बीच एक बड़ा दिलचस्प अंतर बताया गया। मोशन वर्सेस एक्शन, हम सब इसमें फंसते हैं। गति का मतलब है योजना बनाना, रिसर्च करना। क्रिया का मतलब है वो काम करना जिससे असल में नतीजा मिलता है। जैसे जिम जाने के लिए 20 अलग अलग वर्कआउट प्लान पढ़ना गति है, लेकिन असल में जिम जाकर वर्कआउट करना क्रिया है। हम गति में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि इससे हमें प्रगति का एहसास होता है, लेकिन इसमें नाकाम होने का कोई खतरा नहीं होता। और फिर इस गति के जाल से निकलकर क्रिया की दुनिया में कैसे कदम रखें? यहाँ किताब 2 मिनट का नियम सुझाती है, द 2 मिनट रूल। हाँ, और सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है। क्या सिर्फ योगा मैट बाहर निकालने से या वर्कआउट के कपड़े पहनने से सच में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? आपका शक बिल्कुल जायज है, और यही इस नियम की खूबसूरती है। कैसे? इसका लक्ष्य पहली बार में पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ पहाड़ के बेस कैंप तक रोज पहुंचने की आदत डालना है। अच्छा। ये शुरुआत करने की सबसे बड़ी बाधा को खत्म कर देता है। एक बार जब आप अपने रनिंग शूज पहन लेते हैं, तो दरवाजे से बाहर निकलकर 5 मिनट दौड़ना बहुत आसान हो जाता है। एक बार जब आप योगा मैट बिछा लेते हैं, तो 2-4 आसन करना मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल। लक्ष्य आदत को स्थापित करना है, उसकी तीव्रता को नहीं। पहले पहचान बनाइए कि मैं वो इंसान हूं जो रोज वर्कआउट के कपड़े पहनता है। एक बार ये पहचान बन गई, तो वर्कआउट की अवधि बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में मात्रा या गुणवत्ता से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। हाँ, निरंतरता। आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना, ये वाकई एक अलग नजरिया है। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ देखें, तो ये साफ है कि सफलता बड़े नाटकीय बदलावों का नतीजा नहीं है। नहीं, ये छोटी, लगभग अदृश्य लेकिन लगातार की जाने वाली आदतों का परिणाम है, जिन्हें एक स्मार्ट सिस्टम गाइड करता है। बिल्कुल। ये पूरी किताब मानव स्वभाव के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ काम करने वाली एक प्रणाली बनाने के बारे में। अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाओ, बुरी आदतों को छिपा दो। अपनी आदतों को आकर्षक बनाओ, उन्हें किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो तुम्हें पसंद है। शुरुआत करने की बाधा को 2 मिनट के नियम से खत्म करो। और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। खुद को एक तत्काल इनाम दो, ताकि आपका दिमाग उस व्यवहार को दोहराना चाहे। ये सिर्फ व्यक्तिगत आदतों के बारे में नहीं है। यही सिद्धांत तो प्रोडक्ट डिजाइन और पब्लिक पॉलिसी में भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, कंपनियां न्यूनतम प्रयास के नियम का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को इतना आसान बना देती हैं कि आप उनका इस्तेमाल करते रहें। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। वाकई, ये तो अपनी जिंदगी का यूजर इंटरफेस डिजाइन करने जैसा है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक आखिरी विचार। किताब में गोल्डीलॉक्स नियम का जिक्र है। ये नियम कहता है कि हमारी प्रेरणा तब चरम पर होती है जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमारी मौजूदा क्षमताओं के ठीक किनारे पर हों। यानी ठीक प्रबंधनीय कठिनाई वाले काम। हाँ, यह न तो इतना आसान हो कि उबाऊ लगे और न ही इतना कठिन कि हम निराश होकर छोड़ दें। ये तो किसी भी चीज को सीखने का मूल मंत्र है, चाहे वो कोई खेल हो या कोई नया कौशल। सही। तो श्रोताओं के लिए अंतिम विचार ये हो सकता है, सिर्फ आदतें बनाने से परे अपने जीवन में इस वक्त ऐसा कौन सा कौशल या चुनौती है जो ठीक उस गोल्डीलॉक्स जोन में है। इतना आसान नहीं कि बोरिंग हो और इतना मुश्किल नहीं कि नामुमकिन लगे। और आज चर्चा किए गए आदत निर्माण के इन सिद्धांतों को लागू करना उस एक विशिष्ट चुनौती में महारत हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है।